क्राफ्ट एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर सेकंड पढ़ रहे थे। और पेपर सेकंड के अंदर लास्ट टॉपिक हमने सीरीज के कन्वर्जेंस से रिलेटेड डी मॉर्गन एंड ब्रस्टान टेस्ट पढ़ा था, जिस टेस्ट में हमने जाना था कि अगर कोई सीरीज समेशन यू एन पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन यू एन इस प्रकार की है कि उसके लिए आप लिमिट निकालें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन यू एन प्लस यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन और पूरे में से माइनस वन इंटू लॉग एन, इसका मान निकालें और वो एल आए तो उसके तीन केस अपने पास थे कि एल ग्रेटर देन वन सीरीज कन्वर्जेंट, एल लेस देन वन सीरीज डाइवर्जेंट और इक्वल वन टेस्ट फेल। इक्वल वन का क्वेश्चन यहाँ कभी नहीं बनेगा आपके पास। ये दो केस कि ग्रेटर देन वन कन्वर्जेंट, लेस देन वन डाइवर्जेंट, ये हमने पढ़ा था। इक्वल वन आपके पास आएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा, पर बुक में ऐसे क्वेश्चंस आपके पास नहीं है। लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी किया था। आज इन पे बेस हम और क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले आज एक टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर इन सभी टेस्टों को जो अब तक हमने पढ़े हैं, डेलेम्बर रेशियो टेस्ट से लेकर इस डी मॉर्गन टेस्ट तक जितने भी टेस्ट पढ़े हैं, उन सभी टेस्टों पे बेस एक कॉमन क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज हम टेस्ट जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गोस्ट टेस्ट। तो हेडिंग डाल लें आप, गोस्ट टेस्ट। गोस्ट यहाँ वैज्ञानिक का नाम है, गोस्ट टेस्ट, गॉस परीक्षण। विदाउट टेकिंग एनी लिमिट, ये गोस्ट टेस्ट आपको डायरेक्टली बताएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आप किसी भी टेस्ट को, अभी तक जो टेस्ट पढ़े हमने वो डेलेम्बर रेशियो से लेकर स्टेप बाय स्टेप थे कि आप पहले डेलेम्बर देखो, वो फेल हो जाता है तो आप लॉगरिथम या राबी लगाओ, फिर वो फेल हो जाते हैं तो आप डी मॉर्गन या ब्रस्टान लगाओ। उन सभी टेस्टों को विदाउट यूज किए आप डायरेक्टली गोस्ट टेस्ट को यूज कर सकते हैं। उनके बिना यूज किए भी आप गोस्ट टेस्ट को यूज कर सकते हैं। कैसे, समझे देखो। हमारे पास जैसे मान लो कि एक सीरीज है समेशन यू एन, ये एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज। इस सीरीज के लिए आप किसका मान निकालेंगे, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का। और इस यू एन अपॉन यू एन प्लस वन के मान को आप इस प्रकार के फॉर्मेट में बदलें, अल्फा बीटा अपॉन एन और फिर बाकी का जो है गामा एन, ये बाउंडेड सीक्वेंस से चलता जाएगा और अपॉन एन की पावर पी, पी का मतलब कोई भी वन से बड़ी पावर्स, इस फॉर्मेट में बदलें। जैसे आप इस फॉर्मेट में बदलोगे तो आपके पास ये अल्फा और बीटा कोई फिक्स कांस्टेंट आएंगे। अल्फा और बीटा के द्वारा आप सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी बता सकते हैं। आप अल्फा और बीटा को देखकर सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने को बता सकते हैं। इस टेस्ट में कैसे कि पहला कि यदि अल्फा ग्रेटर देन वन तो सीरीज कन्वर्जेंट, सेम वैसे ही जैसे एल थी। दूसरा कि अल्फा लेस देन वन तो सीरीज डाइवर्जेंट। और तीसरा कि अगर अल्फा का मान वन हो गया तो आपको चेक करना है किस पे, बीटा पर। ये था कि जब अल्फा ग्रेटर देन वन कन्वर्जेंट, लेस देन वन डाइवर्जेंट, इक्वल वन हो गया तो आपके पास फिर केस बनेंगे ए इक्वल वन होने पर कि बीटा को चेक करें, बीटा ग्रेटर देन वन सीरीज कन्वर्जेंट, बी बीटा लेस देन इक्वल वन, बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस कि आप बीटा का मान लेस देन वन भी कर सकते हैं और इक्वल वन भी, और उस केस में सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। यानी ये टेस्ट अल्फा पे फेल होगा पर बीटा पे नहीं, और डायरेक्टली आप इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। बस इसके लिए कंडीशन इतनी ही है कि आप जिस पे भी इसे यूज करें उसे इस फॉर्मेट में लिख पाएँ और अल्फा और बीटा का मान वहाँ से ज्ञात कर सकें। अगर अल्फा वन हो गया तो बीटा पे जाएं, अदरवाइज आप अल्फा से सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने को बता सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं हम, फिर इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। माना समेशन यू एन एक धनात्मक पदों की श्रेणी इस प्रकार है कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन
इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा अपॉन एन गामा एन अपॉन एन की पावर पी, जहाँ p ग्रेटर देन 1 तथा गामा एन एक परिवद अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब कि इसमें और भी पद हैं, पर उन सारे पदों को हमने, यहाँ तक कि हमें पदों की आवश्यकता है इसलिए आगे पदों को इसमें छोड़ दिया। परिवद अनुक्रम है और p की बड़ी घातें भी इसमें चलती जाएगी। p की पावर 1 तक के पद यहाँ हैं, उससे आगे के पद इसमें चलते जाएंगे। अब स्थितियाँ बनती हैं इस प्रकार की है कि ये un अपॉन un प्लस 1 का मान आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब स्थितियाँ बनेगी। तो पहला केस फर्स्ट, यदि अल्फा नॉट इक्वल टू 1 हो तो इसमें भी ए स्थिति, यदि अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो समेशन un कन्वर्जेंट सीरीज होगी। अगर आपके पास अल्फा का मान 1 से बड़ा है तो ये सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट। बी, यदि अल्फा लेस देन 1 है तो समेशन un डाइवर्जेंट सीरीज होगी। डाइवर्जेंट सीरीज होगी। और केस सेकंड, यदि अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हो, यदि अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हो तो इसमें भी केस ए कि यदि अल्फा 1 होने पर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो समेशन un कन्वर्जेंट सीरीज होगी। दूसरा कि यदि बीटा लेस देन इक्वल 1 है तो समेशन un डाइवर्जेंट सीरीज होगी। इस प्रकार आप सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में बता सकते हैं। किससे? अल्फा और बीटा से। गामा और एन की पावर पी ये आगे के पद हैं, उनसे आपको यहाँ कोई मतलब नहीं होगा। पर अल्फा और बीटा इस प्रकार के होंगे कि जिनके बड़े 1 से बड़े और 1 से छोटे होने पर आप सीरीज के बारे में अंदाजा कर सकते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अल्फा और बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, वो में भी ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 हो सकते हैं या इक्वल 1 हो सकते हैं। अगर अल्फा इक्वल 1 हो गया तो आपको बीटा पे चेक करना है, और अगर अल्फा 1 नहीं है तो आप अल्फा की स्थितियाँ की ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन 1 के लिए सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। कैसे इसे जांचना है? आपको यहाँ कोई लिमिट नहीं देखनी, आपको केवल un अपॉन un प्लस 1 देखना है। तो कैसे इसे जांचना है इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप राइट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस इस पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इस पे बेस। एग्जाम्पल ले लिया, समेशन un इज इक्वल्स टू समेशन 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3। ये कोई भी सीरीज ले ली जिसके बारे में आपको गोस टेस्ट की सहायता से ये जांचना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। आप गोस टेस्ट के अलावा टेस्ट से भी इसे चेक कर सकते हैं, पर इसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि सीरीज को un अपॉन un प्लस 1 के फॉर्मेट में ऐसा लिखना है जैसे अभी इस स्टेटमेंट में लिखा था। तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ आपके पास un कैसा है? 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3। un प्लस 1 क्या होगा? 1 अपॉन 2n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3। n की जगह क्या लिख दिया? n प्लस 1। नाउ आप क्या निकालेंगे? un अपॉन un प्लस 1। ये आपके पास हो गया 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3, और ऊपर आपके पास चला जाएगा 2n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1। कॉमन लेके काटें, वहाँ से n स्क्वायर, यहाँ से n स्क्वायर, 2n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 2n स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, 2n स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया। ऊपर आपके पास बचा यहाँ
1 प्लस 1/n का स्क्वायर, और ये 1/2 n भी कॉमन लिया तो 2n स्क्वायर अपॉन नीचे आपके पास क्या रहा 2n स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ से 1 प्लस 3/2n स्क्वायर। इस प्रकार के पद यहाँ से हमने क्या किया 2n स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 3/2n स्क्वायर, इससे कॉमन लिया तो 2 तो आ ही गया, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस 1/n का स्क्वायर 2 बार था ही और 3n स्क्वायर, 2n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, un अपॉन un प्लस 1 इसका मान आपके पास हो गया 1 प्लस 1/n का स्क्वायर प्लस 3/2n स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाएं मैं क्योंकि अपन को सभी को ऊपर रखना है 3/2n स्क्वायर उसकी पावर -1। इस प्रकार के पद, इस होल स्क्वायर को खोल लेते हैं हम, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2/n प्लस b स्क्वायर 1/n स्क्वायर, और ये आपके पास एक पद और है वो है 3/2n स्क्वायर। मैंने यहाँ क्या किया 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर था उसे खोल दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और 3/2n स्क्वायर। एक पद आपके पास है 1 प्लस x की पावर -1, इस टाइप का पद है 1 प्लस x की पावर -1, तो इसका क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस प्रकार होता है। अगर आपके पास 1 माइनस एक्स -1 हो तो ये सारे प्लस के होते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और अगर ये माइनस हो तो, और अगर ऐसा हो 1 माइनस एक्स यहाँ माइनस और वहाँ प्लस हो तो ये सिंपल 1 माइनस एक्स ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव पावर का प्रसार सेम वैसे ही होता है जैसे हम करते हैं नेगेटिव पावर में प्रसार के पदों की संख्या क्या होती है अनंत, और पॉजिटिव पावर्स में प्रसार में पदों की संख्या जितनी घात है उससे एक ज़्यादा। जैसे आप अगर ऐसे करें 1 माइनस एक्स की पावर -2 तो प्रसार में पदों की संख्या अनंत होगी, और वो ऐसे होगा 1 प्लस 2x प्लस, ये आप जानते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -n, या 1 प्लस एक्स की पावर -n देख लो 1 माइनस एक्स, फिर आपके पास n -1, इस प्रकार पद चलते जाते हैं। तो नेगेटिव और रैशनल पावर में पदों की संख्या अनंत होती है, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर -1 इसका प्रसार करेंगे तो ऐसे 1 माइनस 3/2n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 9/4 n की पावर 4, आगे के पदों की कोई आवश्यकता नहीं। आपको मैक्सिमम पावर n स्क्वायर तक के पद लेने, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, आगे का यहाँ लिख देता हूँ मैं un अपॉन un प्लस 1, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1, फिर 1/n पावर के पद ये 2/n, फिर आएंगे पद n स्क्वायर के, तो 3/2 1 ये तो हो गया, मैं लिख देता हूँ एक बार, ये आएंगे 1/n स्क्वायर 3/2n स्क्वायर, इन सारे पदों को 1 से गुणा कर लिया तो ऐसे कैसे आ गए। अब ये सारे पद इस n स्क्वायर से होंगे तो क्या आएगा अगला पद 1 उससे गुणा होगा तो माइनस का 3/2n स्क्वायर, ये 1 इससे, फिर अगला पद क्या आएगा 3 × 2 6 या 2 से 2 कैंसिल तो 3/n क्यूब, और अब पद n की ऊंची घातों के पद आएंगे जिन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी un अपॉन un प्लस 1 इस प्रकार का बन गया 1 प्लस 2/n, और फिर आपके पास आ गया 1/n स्क्वायर और बाकी n की ऊंची पावर्स के पद, ये गामा n सीक्वेंस के पद हो गए। अब यहाँ आपके पास क्या हुआ, यहाँ अल्फा क्या है 1, यानी अल्फा के लिए टेस्ट फेल है, तथा बीटा क्या है 2 जो क्या है ग्रेटर देन 1। अब हम ये जानते हैं गोश टेस्ट से कि जब अल्फा 1 हो जाए तो आपको बीटा पे जांचना है कि अगर बीटा ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट। तो बीटा ग्रेटर देन 2 है तो अतः गोश परीक्षण से श्रेणी समेशन un कैसी है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो सीरीज कैसी होती है कन्वर्जेंट, तो ये कैसी सीरीज है एक कन्वर्जेंट सीरीज। इस प्रकार आप un अपॉन un प्लस 1 के लिए सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी जांच कर सकते हैं। अल्फा और बीटा पे आपको वैल्यू देखनी है, अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट,
और लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, अल्फा इक्वल 1 तो आपको बीटा पे जांचना है, बीटा ग्रेटर देन 1 सीरीज कन्वर्जेंट, लेस देन 1 या इक्वल 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज कैसी है? एक कन्वर्जेंट सीरीज। इसे आप द्वितीय तुलना परीक्षण से भी जांच सकते थे, इसे आप डेलेम्बर रेशियो टेस्ट से भी देख सकते थे, इसे आप रूट टेस्ट से भी देख सकते थे, और टेस्टों से भी ये शायद हो जाती कन्वर्जेंट, पर इस टेस्ट से आप डायरेक्टली एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब मैं इन सारे टेस्ट को रिवाइज कर रहा हूँ जितने अब तक हमने पढ़े हैं। इसके अलावा अब हमारे पास 2 टेस्ट और रह जाते हैं, एक कोशी संघनन टेस्ट और एक अल्टरनेटिव सीरीज के लिए लेबनिज टेस्ट। तो उन टेस्टों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले इन सारे टेस्टों पे बेस में एक एग्जाम्पल करता हूँ जिन पे सारे टेस्ट अप्लाई करता हूँ और इनको रिकॉल भी कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम इस पे करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट भी है, इस पे बेस सारे टेस्ट हम इस एग्जाम्पल पे सारे टेस्ट एप्लीकेबल करके देखते हैं। श्रेणी समेशन UN इज इक्वल टू समेशन 1/n। कितना सिंपल है, ये आपके पास श्रेणी है 1/n, जिसको आप देखते ही बता सकते हैं कि हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से P इज इक्वल टू 1 के लिए एक डाइवर्जेंट सीरीज है। अब मैं इस सिंपल श्रेणी पे, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि ये डाइवर्जेंट है, ये सारे टेस्ट एप्लीकेबल करके देखता हूँ कि कैसे किस टेस्ट, कौन सा टेस्ट इस पे फेल हो जाता है और कौन सा टेस्ट इस पे पास हो जाता है, और हमें कैसे पता लगे कि ये सीरीज किसी टेस्ट से कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो श्रेणी समेशन UN इज इक्वल टू समेशन 1/n के अभिसरण की जांच कीजिए। तो देखो पहले मैं सारे टेस्ट एप्लीकेबल करता हूँ। इससे पहले सबसे पहले हम इसे किससे जांच करते हैं? पहला जो हमने पढ़ा था वो टेस्ट पढ़ा था हमने हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, जिसे आप HP टेस्ट भी कहते थे। सिंपलेस्ट नाम लिख रहा हूँ मैं, HP टेस्ट। तो यार देखो यहाँ UN इज इक्वल टू कैसा है 1/n के लिए P इज इक्वल टू क्या है 1। अतः हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से P इज इक्वल टू 1, हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से P इज इक्वल टू 1 के लिए श्रेणी समेशन UN एक कैसी श्रेणी है? P इज इक्वल टू 1 के लिए कैसी है? अपसारी श्रेणी, यानी डाइवर्जेंट सीरीज, अपसारी श्रेणी है। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट आप जानते हो, समेशन UN इज इक्वल टू समेशन 1/n की पावर P टाइप की सीरीज होती है, जहां P ग्रेटर देन 1 के लिए वो कन्वर्जेंट, P लेस देन इक्वल 1 के लिए वो क्या होती है? डाइवर्जेंट। तो यहाँ इक्वल 1 के लिए सीरीज कैसी हो गई? डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है। दूसरा, एक टेस्ट से हमें पता लग गया कि ये डाइवर्जेंट है। अब दूसरे टेस्ट हम बारी बारी से करते हैं। सेकंड, कोशी रूट टेस्ट, कोशी रूट टेस्ट, इससे जांचते हैं। तो देखो यहाँ UN क्या है आपके पास? 1/n। UN से आप क्या निकालोगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n, इसे निकालो। इसकी लिमिट L आएगी, L का मान ग्रेटर देन 1 सीरीज कन्वर्जेंट, लेस देन 1 सीरीज डाइवर्जेंट, और इक्वल 1 टेस्ट फेल, सॉरी लेस देन 1 कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, ये उल्टा चलता था। तो इसकी वैल्यू निकाली, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN वो क्या है? 1/n और उसकी होल पावर 1/n। यहाँ से क्या हुआ? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसे आप लिख सकते हो n की पावर 1/n। n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी की पावर 0 और उसका मान क्या हो जाएगा? 1। अतः L इज इक्वल टू 1, L का मान हो गया 1 के लिए
टेस्ट फेल है। यानी इस टेस्ट से सहायता से हम ये नहीं बता सकते हैं कोशी रूट टेस्ट से कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट, क्योंकि लिमिट का मान क्या हो गया 1 और 1 आते ही ये टेस्ट क्या हो गया फेल। तीसरा टेस्ट, इसी सीरीज पर मैं तीसरा टेस्ट, जबकि सीरीज का मान बारे में हमें यहाँ पहले ही पता लग गया हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, ये सीरीज कैसी है डाइवर्जेंट। कोशी रूट टेस्ट अब क्या हो गया फेल हो गया। एग्जाम में क्वेश्चंस को आप जैसे ही रीड करोगे तो अगर आपको डायरेक्टली पता लग गया कि ये सीरीज इस टेस्ट से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है तो आप उसे एप्लीकेबल करें, अदरवाइज ये अपने आप में अलग टेस्ट है। फिर कोशी या देलेम्बर में से एक ही लगाए, कोशी या देलेम्बर जो रेशियो टेस्ट है उन दोनों में से एक ही लगाए, जिसे भी लगाए उसके बाद में उसके फेल होने पर आप अगला राबी लगाएं, और अगर उसके फेल हो गया तो डी मॉर्गन या वेस्टर्न लगाए। तो जस्ट अगला कौन सा टेस्ट लगाया अब हमने, यहाँ देलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, देलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। दोनों टेस्ट सेम ही है, बस लिखने का वे इनमें अलग है। इससे आप किसके निकालोगे, un अपॉन un प्लस 1 का मान। तो un क्या है 1/n, un प्लस 1 क्या है n प्लस 1/1। मैंने इसको लिख दिया, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1/n, n का भाग दोगे तो। अब क्या करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि 1/∞ 0 1 हो जाएगी। और l इज इक्वल टू 1 के लिए ये टेस्ट क्या है, के लिए टेस्ट फेल। ये टेस्ट भी l इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया फेल हो गया। नेक्स्ट अगला टेस्ट, ये कोशी रूट, देलेम्बर्ट, हाइपर हार्मोनिक, 3 टेस्ट हमने किए हैं जिनमें देलेम्बर्ट से और कोशी रूट टेस्ट से तो ये सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में हम बता नहीं सकते, पर हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से हमने बता दिया डाइवर्जेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आया इससे सोल्व हो गया तो कोई दिक्कत नहीं इन पे जाए, पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर सारे टेस्ट लगाकर चेक कर रहा हूँ। आगे देखें, देलेम्बर हो गया। नेक्स्ट टेस्ट आपके पास लॉगरिथम, ये 3 टेस्ट हमने देख लिए। इस पे लॉग टेस्ट जिसे हम कहते हैं, थर्ड लॉग टेस्ट। लॉग टेस्ट में क्या करते हैं हम, किसकी वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए भी हम देखो यहाँ un अपॉन un प्लस 1 क्या है 1 प्लस 1/n। लॉग टेस्ट से किसकी वैल्यू निकालते हो आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un प्लस 1। इसकी वैल्यू l आती है और 3 केस बनते हैं, l ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट, और इक्वल 1 पर टेस्ट क्या हो जाता है फेल। तो यहाँ देखो, यहाँ आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un प्लस 1 क्या है 1 प्लस 1/n। मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ एक बार, un अपॉन un प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log और un अपॉन un प्लस 1 है 1 प्लस 1/n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log 1 प्लस 1/n का हम क्या कर सकते हैं प्रसार, तो log 1 प्लस x का प्रसार आपको बताया था क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस प्रकार थे अल्टरनेट प्लस माइनस। तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, x का मतलब 1/n, फिर 1/2n स्क्वायर, फिर 1/3n क्यूब, इस प्रकार चलते जाएंगे। n कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार, क्या बचेगा 1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2n प्लस 1/3n स्क्वायर, इस प्रकार के पद बचेंगे। जैसे लिमिट लोगे वैल्यू क्या आएगी 1, और 1 आते ही l इज इक्वल टू 1 पर यह टेस्ट क्या हो जाएगा, फिर से फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल। ये लॉगरिथम टेस्ट भी इस पे क्या हो गया, फेल हो गया। इससे भी हम सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में नहीं बता सकते। अगला टेस्ट, मिटा दो इसे, राइट कर लिया होगा आपने। तो ये 4 टेस्ट हमने अप्लाई कर दिए, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, कोशी टेस्ट, देलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, लॉग टेस्ट, और अब
पांचवा टेस्ट हम कौन सा लगा रहे हैं, राबी टेस्ट, राबीज टेस्ट। इससे चेक करते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। राबी टेस्ट में हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, ये राबी टेस्ट आपके पास यहाँ है, टेस्ट इस प्रकार का है, राबीज जो टेस्ट है वो इस प्रकार का है, इसमें हम वैल्यू निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालते हैं। और ये वैल्यू L आती है, फिर L के वही तीन केस कि L ग्रेटर देन 1 सीरीज कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट और इक्वल 1 पे टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास un अपॉन un प्लस 1 क्या है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो है 1 प्लस 1 बटा n। तो अब वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, राबी टेस्ट से इस पद की वैल्यू निकाल रहे हैं, राबी परीक्षण से ये वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। इसकी लिमिट L आएगी, L ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, इक्वल 1 तो फिर ये टेस्ट पे। तो यहाँ से क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 का मान क्या है, 1 प्लस 1 बटा n और माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल आउट और n से n कैंसिल आउट और लिमिट 1 आ गई और ये टेस्ट फिर क्या हो गया, फेल। यानी इस टेस्ट से भी आप सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी नहीं बता सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अगला टेस्ट डी मॉर्गन, डी मॉर्गन एंड ब्रस्टान टेस्ट। इस टेस्ट में आप क्या करोगे, लिमिट n टेंड्स टू, कल हमने इसी के बारे में पढ़ा था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यू निकालेंगे हम किसकी, n, यही जो पद है un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 और इसमें से क्या घटाएंगे 1 और किस क्या लगा देंगे, log n, इसकी वैल्यू निकालें। और इसकी लिमिट L आएगी, वही तीन केस कि L ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट और इक्वल 1 फेल। इक्वल 1 का केस अपने पास अब इस टेस्ट पे नहीं बनेगा। डेलेम्बर, राबी, लोग टेस्ट ये फेल हो सकते हैं, पर ये टेस्ट यहाँ आपकी बुक के लेवल पे फेल नहीं होगा। तो इससे वैल्यू निकालते हैं, तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1 इंटू log n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1, इसका मान क्या है आपके पास 1 प्लस 1 बटा n और माइनस 1 और पूरे में से 1 और बाहर log n। un अपॉन un प्लस 1 का मान रख दिया मैंने 1 प्लस 1 बटा n। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो कैसा बचा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ बचा 1 माइनस 1 और log n और 1 में से 1 गया तो 0। लिमिट लेने से पहले ही पद क्या हो गया, 0, और ये 0 आया, 0 किससे है, लेस देन 1, 0 लेस देन 1 के लिए, अतः L इज इक्वल टू 0 लेस देन 1 के लिए समेसन un कैसी है, डाइवर्जेंट। समेसन un एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो डिमॉर्गन टेस्ट से आपने यहाँ सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक कर ली और वो टेस्ट आपके पास पास हो गया। इसके अलावा कोशी रूट टेस्ट, डेलेम्बर रेशियो टेस्ट, लोग टेस्ट और राबी टेस्ट, और फिर हमने जो ये राबी टेस्ट तक जो टेस्ट किए वो सारे फेल हुए और ये डिमॉर्गन पास हो गया, जबकि हाइपर हार्मोनिक टेस्ट ये डायरेक्टली क्या थी, डाइवर्जेंट थी। अब इसी सीरीज को आज हमने जो टेस्ट पढ़ा उससे और चेक कर सकते हैं, और मैंने कहा कि गोस्ट टेस्ट से आप सीरीज के कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। बस इतना है कि गोस्ट टेस्ट की सहायता से उसे आप उस फॉर्मेट में अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर पी के फॉर्मेट में लिख पाओ। तो अगला टेस्ट जो है नेक्स्ट, आज जो टेस्ट हमने पढ़ा ये 7 टेस्ट हमने एप्लीकेबल किए इन पे।
तो गोस टेस्ट, अब इससे हम सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी टेक कर रहे हैं। यहाँ आपके पास क्या है, यू एन 1/n, इसी के सॉल्यूशंस की un+1 क्या है 1/n+1, un/un+1 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा n+1/n यानी 1+1/n। ये पहले भी हमने यही किया था। आगे इसमें पद है ही नहीं, यानी यहाँ आपके पास क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 1 गोस परीक्षण के लिए, अल्फा इज इक्वल टू 1 तथा बीटा इज इक्वल टू भी क्या है 1 है। अतः श्रेणी बीटा लेस देन इक्वल 1 के लिए कैसी है, एक डाइवर्जेंट सीरीज। ये टेस्ट में हमने देखा है कि जब बीटा का मान लेस देन इक्वल 1 है, यहाँ बीटा का मान 1 है, तो बीटा का मान जब भी लेस देन इक्वल 1 या तो लेस देन हो या इक्वल हो, आपके पास इक्वल आ गया, तो जैसे ही बीटा 1 आया सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट। तो गोस टेस्ट से भी आप इसे डायरेक्टली छोटे से रूप में कर सकते हैं कि सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी जांच की जा सकती है। तो इस प्रकार किसी भी क्वेश्चंस को, जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आए और वो यही पूछेगा, यहाँ एक्सरसाइज शो नहीं करेगा कि वो 10th C D E किसका है, वो सीधा क्वेश्चन देगा कि निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। अब अगर सीरीज के nth टर्म पे होल पावर n है तो आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, कोशी रूट टेस्ट। और अगर वो फैक्टोरियल टाइप की है तो आप कौन सा लगाओगे, देलेम्बर रेशियो टेस्ट। इन दोनों में से कोई सा एक ही टेस्ट लगेगा, दोनों टेस्ट लगाओगे तो वही काम करेंगे जो एक करेगा। अगर कोशी रूट टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंट है तो देलेम्बर से भी कन्वर्जेंट होगी, कोशी से फेल है तो देलेम्बर से भी फेल होगी। तो आप दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे उस टेस्ट को एप्लीकेबल करें। जैसे ही आपको इनमें से एक टेस्ट एप्लीकेबल किए और सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी फेल हो गई, टेस्ट फेल हो गया, तो आप अगले टेस्ट लॉग टेस्ट या राबी टेस्ट पे जाएं। आपको पता लग जाएगा कि लॉग या राबी कौन सा एप्लीकेबल करें। उनके फेल होने पर आप क्या करें, डी मॉर्गन टेस्ट लगाएं। ये तो है उन 4 टेस्टों का कॉम्बिनेशन, यानी देलेम्बर, लॉग, राबी और डी मॉर्गन। देलेम्बर लगेगा, फिर उसके बाद में लॉग लगाएं या राबी लगाएं, फिर डी मॉर्गन लगाएं। उसी स्टेप में आप उन टेस्टों को एप्लीकेबल करोगे। इसके अलावा हाइपर हार्मोनिक सीरीज और द्वितीय तुलना परीक्षण, ये अपने आप में एक अलग पार्ट है। किसी भी क्वेश्चन पे आप इन्हें डायरेक्टली अप्लाई कर देख सकते हैं। वहाँ सिर्फ उनकी रेंज में सीरीज आ जानी चाहिए कि हाइपर हार्मोनिक में आप सीरीज को इस प्रकार 1/n⁴ की टाइप के लिख सकें और p की बारे में आप बता सकें। जैसे मैंने आपको अगर एक क्वेश्चन दूर समेशन un इज इक्वल टू 1/2n² + 5/2n⁴ + 3। अब इस सीरीज पे आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अब कैसे, कि यहाँ ऊपर n की पावर कितनी है 2 और नीचे n की पावर कितनी है 4, कैंसिल आउट होगी तो नीचे n की पावर कितनी बचेगी 2, यानी आप n² कॉमन लेके काटोगे, 2n² कॉमन लिया ऊपर से तो 1 + 5/2n², और नीचे आपके पास क्या आया 2n² यानी 2n4 कॉमन आएगा तो 1 + 3/2n⁴। स्क्वायर पावर कट जाएगी यानी और 2 कट जाएगा तो कैसा बचेगा 1/n² और ये जो पद हैं 2n² और 1/3 2n⁴। अब आपको पता है कि ये 1/n² टाइप का पद है, यानी इस टाइप का पद बार कॉमन आ रहा है। इसका मतलब द्वितीय तुलना परीक्षण से इसकी हेल्पिंग सीरीज क्या मानी जा सकती है, समेशन Vn = 1/n², और वो क्या है, एक कन्वर्जेंट। और उनको un/Vn सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट से सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक की जा सकती है। तो अगर कहाँ किसी क्वेश्चन पर सेकंड कंपैरिजन टेस्ट आसानी से एप्लीकेबल हो रहा है या n की पावर नीचे कुछ कॉमन आकर बच रही है, तो आप सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से उसे करें। उसके अलावा क्वेश्चंस के अंदर अगर फैक्टोरियल है तो देलेम्बर, और अगर n की होल पावर n है, n टर्म की होल पावर n है, तो आप कौन सा, कोशी रूट टेस्ट। और आपको दिख रहा है कि सीरीज में un/un+1 आसानी से सोल्व हो जा रहा है। आप un/un+1 तो हर टेस्ट के लिए निकाल रहे हो सिवाय कोशी रूट टेस्ट को छोड़कर। ये आसानी से इस टाइप का बन जा रहा है कि अल्फा बीटा पता लग रहा है, तो आप डायरेक्टली गोस टेस्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं।
आज आपको क्या करना है, बुक एक्सरसाइज 10th CDE उनमें से वो क्वेश्चन आप चाहते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली गोस्ट टेस्ट से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट पढ़ा आपने ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, तो इससे आप किसी भी क्वेश्चन पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। बस आपको सीरीज के लिए अल्फा और बीटा यानी इस फॉर्मेट में लिखें और अल्फा और बीटा के बारे में पता होना चाहिए। तो आज आपको गोस्ट टेस्ट से जो गोस्ट टेस्ट की रेंज में आने वाले क्वेश्चन जो हमारी इस एक्सरसाइज 10th जो शायद हम EIF पढ़ रहे हैं उसके जो क्वेश्चंस और इससे पिछले एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो गोस्ट टेस्ट से डायरेक्टली हो सकते हैं उन क्वेश्चनों को आप करके देखें। और गोस्ट टेस्ट से इसमें इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको प्रसार के सूत्र के फॉर्मूले आने चाहिए, सीरीज एक्सटेंशन होने चाहिए 1 + x की पावर -n का, -1 का, -2 का, sin x का, cos x का, log 1 + x का, e की पावर x का, ये प्रसार फॉर्मूले आने चाहिए। शायद ये आपको याद नहीं हो तो मैंने पिछली क्लास में लिखा दिए हैं, वहाँ से आप देख ले या फिर इसी बुक के चैप्टर 2 के अंदर ये सारे प्रसार सूत्र दे रखे हैं, आप वहाँ से उनको उठाकर आप काम में ले सकते हैं। जैसे ही आप उनको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे वो आपको रिमेंबर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और आप फिर इनको एग्जाम में भी सीधे एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगले टेस्ट कोशी संगणन टेस्ट और एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टेस्ट अल्टरनेटिव सीरीज का कौन सा टेस्ट बच गया, लेबनिज टेस्ट, उसको पढ़ेंगे और फिर हमारे पास ये यूनिट और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं हम कल अगली क्लास में। थैंक्स।